यूनिवर्स में ऐसे भी सोलर सिस्टम हैं जो हमारे सिस्टम से अलग हैं, जिनमें एक के बजाय 2 स्टार्स हैं। हमारा सूरज इतना खास नहीं। बड़े से बड़ा साईफाई राइटर भी वो चीजें इमेजिन भी नहीं कर सकता जो हमारा नेचर ऑलरेडी कर रहा है। ये बाइनरी स्टार्स हैं और यूनिवर्स की सबसे खतरनाक जगहों को बनाते हैं। उनके करीब जो भी प्लैनेट होगा वो नष्ट हो जाएगा। पर कुछ बाइनरी सिस्टम्स ऐसे भी हैं जिनमें जीवन की संभावना है, जिनकी तलाश हम पूरे यूनिवर्स में कर रहे हैं। जब एक प्लैनेट पर लाइफ की बात आती है तो हो सकता है कि 2 स्टार्स का होना एक स्टार होने से कहीं ज्यादा बेहतर हो। सोचिए, आप 2 सूर्य की रोशनी में जी रहे हैं। क्या हम ये मिस कर रहे हैं? क्या 2 स्टार्स होना एक से बेहतर है? विज्ञान शो पेश करता है ट्विन सन्स, द एलियन मिस्ट्रीज। हमारे आसमान में हमें वही एक सूर्य रोजाना उगते और ढलते हुए नजर आता है। पर हमारी गैलेक्सी में एलियन सभ्यताएं ट्विन सनराइज और सनसेट का लुत्फ उठा रही होंगी, क्योंकि उनके पास एक स्टार की जगह 2 स्टार्स हैं। हमारी गैलेक्सी के आधे स्टार सिस्टम्स बाइनरी स्टार्स के हैं। ये शायद विकसित हो रहे हैं स्टेलर सिस्टम की आम मूल रचना है। तो हम केवल सिंगल स्टार सिस्टम पर फोकस करके ये नहीं सोच सकते कि हमारे पास पूरी तस्वीर है। पूरी तस्वीर में शामिल होंगे 2 स्टार्स की परिक्रमा करते हुए प्लैनेट्स, साई-फाई फैंटेसीज वाले एलियन प्लैनेट जिन्होंने दशकों से वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है। अगर मैं उस एक वजह की बात करूं कि मैं साइंटिस्ट क्यों बनी, तो वो होगी ओरिजिनल स्टार वॉर्स मूवी एपिसोड 4। तब मैं 7 साल की थी और मुझे याद है कि एक सीन में ल्यूक स्काईवॉकर टाइटन ग्रह के रेगिस्तान में खड़े थे और वहाँ एक डबल सनसेट था। तब म्यूजिक शुरू हो गया और ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो पल था जब मुझे लगा कि मुझे एक एस्ट्रोनॉमर बनना है। क्या 2 स्टार्स एक से बेहतर हो सकते हैं? एक ऐसे ग्रह पर रहना जो एक बाइनरी सिस्टम का चक्कर लगाता है बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। सोचिए, आप आसमान में रोजाना 2 सूरज देखते हैं। ये बहुत कूल होगा, पर यह भी सच है कि कभी कभी ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग होगा। कुछ बाइनरी सिस्टम्स साई-फाई एडवेंचर के लिए नहीं बने, वो हॉरर स्टोरीज जैसे हैं। कुछ केसेस में बाइनरी स्टार्स के बीच इंटरैक्शन होना खतरनाक हो सकता है। स्टार्स एक दूसरे पर हावी हो सकते हैं। बाइनरी स्टार्स जुड़वा भाइयों जैसे होते हैं, एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, पर कभी कभी उनमें से एक भाई शैतान हो सकता है। वो इविल सिबलिंग एक पल्सार होता है। उसकी शुरुआत बड़े भाई के तौर पर अरबों साल पहले एक बाइनरी सिस्टम में होती है, लेकिन किसी वजह से वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। ये बड़ा भाई अपने छोटे भाई से 8 गुना बड़ा होता है। मतलब इसका जीवन तेज मगर बहुत छोटा होता है। आमतौर पर किसी तारे का जीवन काल उसके मास पर डिपेंड करता है। ये जितना विशाल होता है उतनी ही तेजी से ये हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करता है और उतनी ही तेजी से ये इन सभी चीजों से गुजरता है और इसका जीवन काल वास्तव में छोटा होता है। बाइनरी सिस्टम में अगर एक बड़ा और दूसरा छोटा है तो बड़ा स्टार लंबे समय तक जिंदा नहीं रहने वाला और ये धमाके के साथ खत्म होने वाला है। जब एक बड़े तारे की मृत्यु होती है तो ये एक सुपरनोवा के जैसे एक बड़े विस्फोट के साथ खत्म हो जाएगा और पल्सार पीछे छोड़ जाएगा। इस बड़े भाई की मौत ब्रह्मांड में सबसे बड़े धमाकों में से एक को शुरू करती है। विस्फोट के बीच में तारे का कोर ढह जाता है। मटेरियल एक हाइपर डेंस बॉल में कंडेंस होता है।
तेज रोटेशन और इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड्स के जुड़वां बीम रेडिएशन शुरू करते हैं और पल्सार का जन्म होता है। पल्सार उन सबसे आश्चर्यजनक राक्षसों में से एक है जो अब तक ब्रह्मांड में हुए हैं। वे केवल लगभग 10 मील चौड़े हैं और फिर भी उनमें कम से कम सूर्य के बराबर या उससे दुगना मास भी होता है। पल्सार का भाई पास के सुपरनोवा की अराजकता के माध्यम से तो बच गया है, लेकिन अब ये कॉस्मिक नो मैंस लैंड में खतरनाक भाई की परिक्रमा करता है। पल्सार की परिक्रमा करना उसके आसपास के किसी भी वस्तु के लिए काफी कठिन अनुभव होगा। पल्सार अपने पोल से भारी मात्रा में घातक रेडिएशन बाहर निकाल रहे हैं। पल्सार के पास प्लैनेटरी सिस्टम में रहना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में आपके अपने ग्रह की ही बहुत जल्दी मृत्यु होना तय है। लेकिन ये मौत की किरणें हमेशा के लिए नहीं रह सकती। कुछ लाख वर्षों के भीतर पल्सार खुद को मौत के घाट उतार देता है। अपने ईविल सिबलिंग की मौत के साथ क्या दूसरा तारा अंत में शांति से रह सकता है? सितारे, जैसा कि स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ, बहुत कुछ लोगों की तरह हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो थोड़ा फैल जाते हैं। एक तारा एक्सपेंड हो सकता है और काफी बड़ा बन सकता है, लेकिन बाइनरी सिस्टम में एक समस्या है। जैसे जैसे तारे का विस्तार होता है, बाहरी परतें केंद्र से दूर होती जाती हैं। वे जितना दूर जाती हैं, उतना ही कम गुरुत्वाकर्षण से वे तारे की ओर आकर्षित होती हैं। ये रोश लोब नामक सीमा तक पहुंच जाता है। रोश लोब जरूरी है क्योंकि ये आपको एक बाइनरी सिस्टम में एक तारे का बिगेस्ट पॉसिबल साइज बताता है, जो दूसरे तारे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को प्रभावित किए बिना आराम से हो सकता है। रोश लॉब एक बांध की तरह होता है जिसमें पानी का एक जलाशय है, लेकिन अगर जलाशय बहुत अधिक भर जाता है तो पानी स्पिलवे में बह जाता है। सिबलिंग स्टार के साथ ऐसा ही होता है। तारे का विस्तार होता है, ये उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां ये स्पिलवे में जाता है, यानी पल्सर के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जाता है। अब यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। तो आपको अपना साथी सितारा मिल गया है जो एक रेड जायंट बन गया है। उस रेड जायंट मटेरियल में से कुछ अब पल्सार में वापस शामिल हो सकता है और इसे मिलीसेकंड पल्सार नामक एक चीज में घुमा सकते हैं। रेड जायंट अपनी बाहरी परतों को पकड़ नहीं पाता और पल्सार फीडिंग शुरू कर देता है। मैटर इसमें प्रवाहित होता है, पल्सार को मोमेंटम देता है, उसे इतना तेज कर देता है कि वो 1 सेकंड में सैकड़ों बार घूमने लगता है। बीम्स फिर शुरू होते हैं और पल्सार एक बार फिर मरकर वापस आ जाता है। वो बार बार मरकर दोबारा जिंदा हो जाते हैं, एक ऐसे ज़ॉम्बी की तरह जिसे मार नहीं सकते। रेड जायंट अपने ज़ॉम्बी भाई की जिंदगी अरबों साल तक और बढ़ा देता है। कॉस्मोस में ऐसे सैकड़ों मिलीसेकंड पल्सार्स मौजूद हैं जो बेहद खतरनाक हैं। पर ये और भी खतरनाक हैं क्योंकि उनमें से कुछ अकेले हैं। उनके सिबलिंग्स का क्या हुआ? मिलीसेकंड पल्सार के अस्तित्व के लिए बाइनरी स्टार जिम्मेदार हैं। वो सिर्फ इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने अपने साथी सितारे से जीवन छीना है। मिलीसेकंड पल्सार्स जो अकेले नजर आते हैं, उन्होंने बॉडी को कहीं छिपा दिया होगा। ये है PSR J1311-3430, अ रेयर मिलीसेकंड पल्सार जिसे ब्लैक विडो कहा जाता है। अपने नाम की जहरीली मकड़ी की तरह ये भी जानलेवा है। ब्रह्मांड में सबसे बड़े और तेजी से घूमने वाले पल्सार्स में से एक आम पल्सार की तुलना में ये 100 गुना अधिक रेडिएशन बाहर निकालता है। एक ब्लैक विडो पल्सार फिजिक्स की एज पर है। इससे बड़ा हुआ तो एक ब्लैक होल बन जाएगा।
इंटेंस रेडिएशन कमाल है। ये समझना मुश्किल है कि ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पर ब्रह्मांड में सब मौजूद है जो बड़ा और पुराना है। अगर ऐसा हो सकता है तो होता है। ब्लैक विडो पल्सार एक बुरे सपने जैसा है। इसका रेडिएशन साथी तारे को 12,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म करता है, जो हमारे सूरज की सतह से 2 गुना अधिक गर्म है। ये स्टार्स के विनाश से कम नहीं है। पल्सार पहले से ही ड्रामेटिक एनर्जी इवेंट्स हैं और अब तो वो एक तारे को भी नष्ट कर सकते हैं। ब्लैक विडो स्पाइडर अपने साथियों को खा लेती है और एक ब्लैक विडो पल्सार भी यही करता है। वो अपने साथियों का मटेरियल इस्तेमाल करके खुद घूमता है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। साथी तारा गायब हो जाता है। उसका ज़ॉम्बी भाई उसे खत्म कर देता है। ये एक सबसे बड़े कॉस्मिक धोखे की तरह है। यहाँ एक साथी स्टार है जिसने पल्सार को उसकी 2 बार मौत होने के बाद दोबारा जिंदा किया और अब उसकी पूरी की पूरी बॉडी पल्सार के रेडिएशन की चपेट में आ गई। धूल का एक कण भी नहीं बचा जिससे उसके होने का कोई सबूत मिले। ब्लैक विडो पल्सार गैलेक्सी के हथियारों की तरह है। ये ना सिर्फ स्टार को नष्ट करते हैं बल्कि उसका सबूत भी मिटा देते हैं। जहां पल्सार्स शामिल हों, वहां 2 स्टार्स एक से कहीं बुरे होते हैं। पर क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या 2 स्टार्स रहने लायक एलियन प्लैनेट्स में जीवन ला सकते हैं? बाइनरी स्टार्स से एक रोमांचक संभावना सामने आई है। एलियन प्लैनेट्स जो एक की जगह 2 स्टार्स का चक्कर लगा रहे हैं। ये बाइनरी स्टार्स हर जगह मौजूद हैं, तो यूनिवर्स बिल्कुल वैसा हो सकता है जैसा हम साईफाई मूवीज में देखते हैं। टैटूइन का आसमान असली हो सकता है। ऐसा ग्रह हो सकता है जहां जीवन हो, सभ्यता हो और जिसके आसमान में 2 सूरज हों। इन दुनियाओं में रहना कैसा होगा? क्या 2 सितारे जीवन के लिए और भी बेहतर हो सकते हैं? हमारा पृथ्वी ग्रह एक अकेले सूर्य की परिक्रमा करता है, एक सुरक्षित क्षेत्र में जहां जीवन विकसित हो सकता है। आज हम एक बहुत ही स्टेबल वेल बिहेव्ड स्टार से परिचित हैं, हमारा सूर्य, और हम जानते हैं कि उसका सोलर वेदर है। कभी कभी ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स बाहर निकालता है जो नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स बनाते हैं, लेकिन ये बहुत विश्वसनीय है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जब सूर्य बहुत ही छोटा था तब वो अधिक सक्रिय था, अधिक हिंसक था। हमारा युवा सूर्य आज की तुलना में 10 गुना अधिक तेजी से घूमता है, जिससे उसका चुंबकीय क्षेत्र मुड़ जाता है और उलझ जाता है, जिससे विशाल सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। सोलर फ्लेयर्स किसी ग्रह की रहने की क्षमता के लिए बहुत खराब हो सकती हैं, खासकर यदि आप तारे के बहुत करीब हैं। और इसका कारण यह है कि सोलर फ्लेयर्स एक तरह से हाई एनर्जी रेडिएशन है, जैसे कि हाई एनर्जी प्रोटॉन, ये वातावरण में टूट जाते हैं। शुरुआती सौर मंडल के बारे में सोचिए। लपटें और सौर तूफान चट्टानी ग्रहों के वातावरण पर हमला करते हैं। घातक चार्ज्ड पार्टिकल्स उन्हें मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल खत्म करते जाते हैं। वायुमंडल के बिना तरल पानी नहीं रह सकता, और इसका मतलब जीवन का ना होना। शुरुआती दौर में हमारा सौर मंडल एक भयानक क्षेत्र था। सूर्य युवा था और बहुत अनस्टेबल था, और हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऊर्जा थी। सौर मंडल को इतना शांत होने में काफी समय लगा, शायद 50 करोड़ वर्ष या उससे भी अधिक, और फिर हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवन विकसित हो पाया। एक तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के साथ पूरी गैलेक्सी में यही समस्या है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी को ही लें, जो हमारे सूर्य का सबसे नजदीक तारा है। वो एक रेड ड्वार्फ जो मिल्की वे का सबसे कॉमन स्टार है, उसका अपना एक प्लैनेट है, प्रॉक्सिमा बी।
पर प्रॉक्सिमा सेंचुरी ने अपने प्लेनेट के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अगर प्रॉक्सिमा बी पर तरल जल बचा हो तो ये उसकी अच्छी किस्मत ही होगी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और ये किसी भी तरह के वातावरण या सतही जल को प्रॉक्सिमा बी से दूर कर देती है, जिससे वहां रहने योग्य दुनिया की कोई संभावना नहीं रह जाती। प्रॉक्सिमा बी के लिए एकमात्र उम्मीद एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ये ग्रह को घेर लेगी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी से निकलने वाली हिंसक ऊर्जा से उसकी रक्षा करेगी और इस तरह एक महासागर बच सकता है। एक ऑक्सीजन युक्त वातावरण और शायद रहने लायक वातावरण हो सकता है जहां जीवन शुरू हो सकता है। लेकिन फिलहाल प्रॉक्सिमा बी के सितारे गर्दिश में हैं। पृथ्वी की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें सूर्य की भयानक सोलर फ्लेयर से बचाती है, जिससे तरल जल सुरक्षित रहता है। लेकिन मंगल और बुध जैसे अन्य ग्रह इतने भाग्यशाली नहीं रहे। सौर तूफानों ने उनके युवा वातावरण को तब तक नष्ट किया जब तक वो बहुत कमजोर नहीं हो गए। जीवन के किसी भी अवसर को उनसे छीन लिया। लेकिन क्या बाइनरी सिस्टम वास्तव में चीजों को आसान बना सकते हैं, जहां ग्रह एक के बजाय दो सितारों की परिक्रमा करते हैं? यंग स्टार्स बहुत हिंसक और अराजक हो सकते हैं, लेकिन जिस सिस्टम में दो स्टार्स होते हैं उन स्टार का इंटरैक्शन उनके रोटेशन को धीमा कर सकता है। इसका मतलब है कि हिंसा को कम किया जा सकता है। इन सोलर स्टॉर्म्स को शांत किया जा सकता है ताकि वो उतने हिंसक ना हो, वो बार बार नहीं होते, और अगर कोई युवा ग्रह वातावरण के साथ बनता है तो वो उसे रख पाएगा। इसलिए जब किसी प्लैनेट पर जीवन की बात आती है तो हो सकता है कि दो स्टार्स का होना एक के होने की तुलना में काफी बेहतर हो। ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस सूर्य जैसे दो क्लोज स्टार्स के स्पिन को धीमा कर सकते हैं, जिससे जीवन को विकसित होने का मौका मिलता है। लेकिन सिर्फ एक दुनिया में नहीं, पूरे सिस्टम में कई ग्रहों पर। सोलर सिस्टम के बीच में दो सितारों के होने से दुगनी गर्मी होगी, दुगना प्रकाश होगा, जो सोलर सिस्टम में रहने योग्य क्षेत्र को आगे बढ़ाता है। गृह वैज्ञानिक जेनी रेडेबॉक के लिए ऐसे सिस्टम एक्सप्लोर करना किसी सपने के सच होने जैसा होगा। मेरे लिए ये एक्साइटिंग है कि इस तरह की दुनिया हो सकती है और यहाँ तक कि वहाँ जीवन भी हो सकता है। जैसे कि इस तरह का एक साईफाई डेजर्ट प्लैनेट हो सकता है जिसमें दो सूरज हो, मेरा पर्सनल फेवरेट, और उस ग्रह पर मैं जरूर जाना चाहूंगी। या अगर हम चाहें तो एक और रहने योग्य ग्रह पर जा सकते हैं और वहाँ कुछ बिल्कुल अलग पा सकते हैं। गैलेक्टिक यात्री कई साई-फाई लोकेशंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। शायद एलियन सभ्यताएं पहले से ही वहां मौजूद हैं, इन रहने योग्य दुनिया में रह रही है। दो सूर्य एक से बेहतर स्टार सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन वो चीजों को अराजक भी बना सकते हैं। पूरी दुनिया को अंतरिक्ष में तेज गति से शूट कर सकते हैं। बाइनरी सिस्टम में ग्रह पर जीवन कैसा होगा? क्या ये बेहतर हो सकता है, या पृथ्वी वास्तव में उतनी ही अच्छी है जितनी हो सकती है? अगर आप गैलेक्सी में जीवन की तलाश कर रहे हैं तो आप वहां पे आरामदायक जीवन की तलाश करना चाहेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि सितारे आपको कभी कभी गलत रास्ते भी ले जा सकते हैं। पिछले एक दशक में हमने गैलेक्सी में रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स को आगे बढ़ते हुए देखा है। वैज्ञानिक उन्हें हाइपर वेलोसिटी स्टार्स कहते हैं। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स की बात करें तो उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। वो लगभग 385 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते हैं। ये किसी तारे के आकार का है। सूर्य एक ऑक्टेलियन टन मास की कोई चीज जो राइफल बुलेट से भी बहुत तेज जा रही है।
हाइपर वेलोसिटी स्टार्स एक बाइनरी सिस्टम से शुरू होते हैं, लेकिन कुछ जो बहुत बड़ा है वो उन्हें तोड़ देता है। हाइपर वेलोसिटी स्टार बनने के लिए आपको इंटेंस ग्रेविटेशनल पावर की जरूरत पड़ती है। हम जिस सबसे इंटेंस सोर्स के बारे में जानते हैं वो गैलेक्सी का सेंटर ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल है सेजिटेरियस ए स्टार। ये सुपर मैसिव है, हमारे सूर्य के मैस का 40 लाख गुना। दो तारे थोड़े बहुत करीब भटक जाते हैं और ब्लैक होल का विशाल गुरुत्वाकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचता है, लेकिन निकटतम तारा अधिक मजबूत खिंचाव महसूस करता है और यह बाइनरी सिस्टम तबाह हो जाता है। देखिए, ये एक ओलंपिक हैमर थ्रो जैसा है और इसमें हैमर बाइनरी सिस्टम का एक स्टार है और खिलाड़ी जो है वो दूसरा स्टार है। हैमर की कॉर्ड उन बाइनरी स्टार्स के बीच का ग्रेविटेशनल पुल है। अगर कॉर्ड को कट कर दें तो दूसरा स्टार बहुत ही स्पीड से उड़ता हुआ जाएगा। कॉर्ड के कट हो जाने के बाद बाइनरी स्टार्स हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। एक ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स में फंस जाता है तो दूसरा गैलेक्सी से बाहर चला जाता है और एक असली शूटिंग स्टार बन जाता है। पर वो स्टार अकेला नहीं होता। यदि कोई ग्रह गुरुत्वाकर्षण से किसी तारे से बंधा हुआ है और वो तारा सिस्टम से बाहर हो जाता है, अगर हालात सही है तो वो ग्रह उस तारे के साथ जा सकता है। जहां जहां तारा जाएगा वहां वो ग्रह भी जाएगा। अगर आप एक हाइपर वेलोसिटी स्टार के आसपास के ग्रह पर हैं, तो सारे कवि और वैज्ञानिक आपसे ईर्ष्या करेंगे क्योंकि आपके पास सबसे खूबसूरत दृश्य होगा। आप गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर से शुरू करेंगे और आपको सुपर मैसिव ब्लैक होल का खूबसूरत व्यू मिलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी इस हाइपर वेलोसिटी प्लैनेट पर गैलेक्सी के कई शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। जब तक आपको वहां से जाना होगा तब तक आप पूरी आकाश गंगा को देख पाएंगे, और जब आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो ये आपसे बहुत ही दूर होती जाएगी, जो बहुत लाजवाब है। हाइपर वेलोसिटी प्लैनेट से साबित होता है कि यूनिवर्स साइंस फिक्शन से भी कहीं अजीब है। हम सितारों और स्टेलर सिस्टम के बारे में जितना सीखते हैं, यहाँ तक कि साई-फाई राइटर्स की सबसे अनोखी कहानियां भी प्रकृति के मुकाबले बहुत ही कम लगती हैं। ये हाइपर वेलोसिटी स्टार और ग्रह एक अनोखी यात्रा पर चलते हैं, लेकिन फंसे हुए साथी तारे के बारे में क्या, जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के बगल में गैलेक्सी के केंद्र में फंस गया? इसकी परिक्रमा करने वाला एक ग्रह भी हो सकता है, लेकिन यह उधार के समय पर रहने वाली दुनिया है। यदि कोई ग्रह उस तारे की परिक्रमा कर रहा है जो हाइपर वेलोसिटी तारे के द्वारा पीछे छूट जाता है, तो ग्रह अब उस तारे की परिक्रमा कर रहा है जो ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है। यह बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। आमतौर पर छोटा ऑब्जेक्ट निकाल दिया जाता है। तो यह पूरी तरह से संभव है कि हमारे पास हाइपर वेलोसिटी रोप प्लैनेट्स हो, बिना तारे के ग्रह जो आकाश गंगा से तेज गति से बाहर निकल रहे हैं। पर आप इस सफर पर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि यह दुनिया अनंत काल तक अंतरिक्ष के अंधेरे में भटकने वाली है। एक रोग प्लैनेट के साथ समस्या यह है कि ये अब किसी तारे से बंधा नहीं है, इसलिए बाहरी सतह के जमने की संभावना है। बाइनरी स्टार्स ग्रहों के लिए अजीब वातावरण बना सकते हैं। आप आकाशगंगा का एक रोमांचक दृश्य देख सकते हैं या बर्फीली जमीन पर जम सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स नए और विचित्र सिस्टम ढूंढ रहे हैं
जहां सितारों को तोड़ा नहीं जा रहा है, उन्हें एक साथ चलाया जा रहा है, जिससे हमारी आकाशगंगा में जल्दी ही एक कॉस्मिक इवेंट होने वाला है। क्या दो तारे एक से बेहतर हैं? बाइनरी सिस्टम्स बेशक बहुत ड्रामेटिक होते हैं। ऐसा एक सिस्टम है जिसमें दो स्टार्स बहुत पास हैं और छू भी रहे हैं। KIC 9833337 बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइनरी सिस्टम है। इसे हम कॉन्टैक्ट बाइनरी कहते हैं। इसका मतलब दो स्टार्स कॉन्टैक्ट में तो हैं, लेकिन वो दोनों अलग भी हैं। उनका एक कॉमन एटमॉस्फेयर या एनवलप है। एक का मास सन का लगभग 1/3 है, दूसरे का मास सन का 1.4 गुना है। दोनों हर 11 घंटे बाद एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। 2017 में कैल्विन कॉलेज के वैज्ञानिकों ने एक बहुत दिलचस्प खोज की। ये बाइनरी स्टार्स एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इसे स्टडी कर एक साहसिक भविष्यवाणी दी। तो ये स्टार हमारे द्वारा स्टडी किए गए बाकी सभी कॉन्टैक्ट बाइनरी स्टार से अलग है, क्योंकि अगले 5 वर्षों में ये एक दूसरे से मिल जाएंगे और फिर धीरे धीरे गोल गोल घूमते हुए एक विस्फोट होगा। लेकिन ये एक तारा है जो हमारे काफी करीब है, सिर्फ 1800 लाइट ईयर्स दूर। जब ये एक्सप्लोड होगा तो इतनी रोशनी होगी कि हम इसे पृथ्वी से देख पाएंगे। दो तारों का एक साथ क्रैश होना, इस इवेंट को रेड नोवा कहते हैं। अगर ये सच है, अगर हम इसे देख सकते हैं तो ये शानदार होगा, क्योंकि न केवल वो भविष्यवाणी सच हो जाएगी, बल्कि हमारे पास रात के आकाश में देखने के लिए कुछ नया होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मेरे जीवन की एक बड़ी घटना होगी। इस तरह की घटनाएं साबित करती हैं कि ब्रह्मांड एक सुप्रीम शोमैन है, लेकिन हम अक्सर इसके शो मिस कर देते हैं। एस्ट्रोनॉमी के बारे में मैं जो एक बुरी बात कह सकता हूं वो ये है कि बहुत सारी दिलचस्प चीजें होने के लिए बहुत समय लगता है और ये निराशाजनक है। ज्यादातर स्टेलर घटनाएं लाखों अरबों वर्षों में घटित होती हैं। हम एस्ट्रोनॉमी में बहुत सी चीजों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप इतना जानते हैं कि अब से 1 अरब साल बाद ये चीज होगी, इसलिए आपको इसकी सराहना करनी चाहिए। ये तारे शायद अरबों साल पुराने हैं। हम इतने लकी हैं कि इसे अंत में देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ही साल बचे हैं 1 अरब साल के जीवन काल में। ये एक अद्भुत संयोग है जो किसी तीसरे की वजह से हो रहा है। इन दो स्टार्स के आपस में संपर्क में आने से पहले उनके पास एक पड़ोसी आ सकता है, एक दूर का तीसरा स्टार जो इस सब को शुरू करेगा। जब भी 3 ऑब्जेक्ट्स एक साथ होते हैं तब ग्रेविटेशनल डायनामिक्स बहुत जटिल हो जाती है। तीसरा तारा बाइनरी खींचता है। जब दोनों एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, बेसिकली उन्हें लंबे ऑर्बिट में खींचता है। दो तारे इसका विरोध करते हैं, ऑर्बिट को फिर से गोलाकार करने की कोशिश करते हुए। उनके इस इंटरैक्शन से तीसरा तारा और दूर हो जाता है और दोनों तारे और करीब हो जाते हैं। सितारों को एक साथ लाया गया है, लेकिन उनकी कहानी और भी अजीब होने वाली है। मैटर छोटे तारे से तब तक प्रवाहित होगा जब तक वो अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए गुरुत्वाकर्षण रूप से बहुत कमजोर न हो जाए, जिससे दोनों ऑर्बिट और भी तेजी से करीब आते जाते हैं। अंत में छोटा तारा बड़े तारे में समाकर उसे चीर डालता है और हर दिशा में सैकड़ों खरबों टन मलबा बिखेर देता है। ये ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में होगी। वो विस्फोट आज के तारे की तुलना में 10,000 गुना तेज होगा। ये टक्कर रचना का कारण भी होगी। दोनों तारों के कोर आपस में टकराएंगे और एक हो जाएंगे, जिससे गैस का एक सुपर हॉट ब्लू बॉल एक नवजात तारा बन जाएगा।
जरा सोचिए ये कितना कूल है। कॉन्स्टेलेशन सिग्नस में अगले 5 सालों में एक नया तारा बनने वाला है जो 2 पुराने सितारों से बना है। किसी तारे को जन्म लेते देखना वाकई कमाल का होगा। इस तारे के चारों ओर गर्म गैस बाहर की ओर फैल जाएगी, ठंडा होने पर लाल हो जाएगी और रेड नोवा बन जाएगी। विस्फोट हमारे रात के आकाश में उत्तरी तारे की तरह एक नया प्रकाश पैदा करेगा। ये कमाल है कि हमें यह मौका मिला है। हर एस्ट्रोनॉमर यही तो करना चाहता है। हम इस टकराने वाली स्टार जोड़ी से सुरक्षित दूरी पर हैं। लेकिन क्या हम ऐसा ही महसूस करेंगे अगर हम इस बाइनरी सिस्टम की परिक्रमा करने वाले ग्रह हों? ये एक बहुत ही एनर्जेटिक इवेंट है। क्या जीवन ऐसी घटना से बच सकता है? मैं ये जानने के लिए वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। ये सारी ऊर्जा आएगी और आपका वातावरण खत्म हो सकता है। अगर उस ग्रह पर ओशंस हैं तो उनके इवेपोरेट होने की संभावना है और चट्टानों के अलावा वहां शायद ही कुछ बच पाए। नोवा ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप बिल्कुल मामूली समझे। कोई भी ग्रह जो पास है वो खत्म हो जाएगा, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा और बस सतह रह जाएगी। अगर आप ऐसी जगह में रहना चाहते हैं तो आप वहां शौक से रहिए, लेकिन मुझे पृथ्वी पसंद है। फिलहाल पृथ्वी हमारे सिंगल स्टार के साथ अच्छी चल रही है। कोई टकराव नहीं, कोई विस्फोट नहीं, कोई नाटक नहीं। 2 सितारों के एक से बेहतर होने के लिए हमें बाइनरी सिस्टम में चट्टानी ग्रहों को खोजने की जरूरत है। लेकिन अभी तक हमने ये सवाल नहीं उठाया है कि क्या वो वास्तव में हो सकते हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एलियन ग्रहों की खोज को और भी बड़ा बना दिया है। हमें इकलौते स्टार्स का चक्कर लगाते हजारों एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं। लेकिन बाइनरी सिस्टम में चट्टानी ग्रह ढूंढ पाना मुश्किल है। हमने ग्रहों को बाइनरी स्टार सिस्टम की परिक्रमा करते हुए पाया है और यूनिवर्स कैसे काम करता है ये समझने में हमने काफी प्रोग्रेस की है। लेकिन वो सभी ग्रह गैस जाइंट्स हैं और वहां पर जीवन तो पनप नहीं सकता। एलियन सिविलाइजेशंस का 2 सूर्य के आसपास होने के लिए उन्हें ठोस आधार की आवश्यकता है। हमारे साई-फाई सपनों की दुनिया की तलाश अब तक निष्फल रही है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बाइनरी स्टार्स के आसपास चट्टानी ग्रह होने की कोई वजह मौजूद हो सकती है और वो वजह हम नहीं जानते। इसका मतलब कोई टैटूइन भी नहीं होगा। क्या 2 स्टार्स किसी चट्टानी ग्रह का बनना असंभव बना सकते हैं? यदि एक ग्रह एक बाइनरी सिस्टम के पास बनने की कोशिश कर रहा है तो बीच में गुरुत्वाकर्षण हमेशा बदलेगा। एक तारे के बजाय आपके पास 2 तारे हैं जो एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। ये 2 नवजात तारे एक गुरुत्वाकर्षण खींचतान शुरू करते हैं। उनके बीच की सामग्री को अलग अलग दिशाओं में खींचा जाता है, जिससे चट्टान और धूल के कणों का एक साथ आना कठिन हो जाता है। चट्टानी ग्रहों के बनने के लिए यह बहुत अराजक लगता है। कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन कई पोटेंशियल ऑर्बिट्स को अस्थिर कर देती है। एक युवा ग्रह के बनने के लिए अवसर कम हो जाते हैं। उसे एक स्थिर ऑर्बिट चाहिए जो उस बाइनरी सिस्टम के आसपास लाखों अरबों वर्षों तक टिका रहे, और अरबों वर्षों तक टिका रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए ज्यादातर ऑर्बिट या तो खुद खत्म हो जाते हैं या स्टार्स उन्हें अलग कर देते हैं। तो जब गैस जायंट्स सरवाइव कर सकते हैं तो चट्टानी ग्रह क्यों नहीं कर सकते? जैसा कोई भी अच्छा रियल एस्टेट एजेंट आपको बताएगा कि यहां सिर्फ लोकेशन ही जरूरी है।
हम सोचते हैं कि चट्टानी ग्रह उन सितारों के करीब बनते हैं जहां पर्याप्त गर्मी होती है, लेकिन उससे दूर जहां ठंडा होता है वहां गैस के विशाल ग्रह बन जाते हैं। इसीलिए अगर एक बाइनरी स्टार सिस्टम है तो ये ग्रेविटेशनल टॉर्नेडो की तरह है जो उस चट्टानी मटेरियल को बाहर निकालता है ताकि आपके पास केवल ठंडी चीज बची रहे। अगर बाइनरी स्टार सिस्टम को एक शहर माने तो गैस जायंट्स बाहर सबर्ब्स में होंगे और ये दो तारों की ताकतवर ग्रेविटी से दूर एक अच्छा शांतिपूर्ण स्थान है। शायद एक स्टार सिस्टम दो से बेहतर है। गैस जायंट्स जीवन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो ग्रह ठीक हैं जिन्हें हम इन बाइनरी सिस्टम्स में ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ पर हैं, इसका कारण ये हो सकता है कि हमारे पास दो के बजाय एक स्टार है। लेकिन 2017 में करीब 2000 लाइट ईयर्स दूर एक खोज ने हमें नई उम्मीद दी। तो जब हम ब्रह्मांड में नई चीजों की खोज करते हैं तो हम उन्हें कैटलॉग नाम देते हैं, जो बहुत ही बोरिंग और ट्रैक करने में बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन SDSS 1557 याद रखने लायक है। हमने एक बाइनरी सिस्टम देखा जो एक व्हाइट ड्वार्फ है, जो सूर्य की तरह एक तारे का कोर है जो बहुत पुराना हो गया है और उसकी बाहरी परतें उड़ चुकी हैं, और एक ब्राउन ड्वार्फ उसे ऑर्बिट कर रहा है। वो चीज प्लैनेट और स्टार के बीच की होती है। SDSS 1557 सिस्टम के बारे में सबसे रोमांचक बात यह है कि उसमें चट्टानी मलबा मिला है। हमने देखा कि ग्रह बनाने के लिए बेसिक मटेरियल, बेसिक चीजें वहां मौजूद हैं। ये वास्तव में एक रोमांचक खोज है क्योंकि हमने इस प्राचीन बाइनरी सिस्टम में परिक्रमा करते हुए एस्टेरॉइड और चट्टानों के अवशेषों को देखा है, जिन प्रणालियों के बारे में हमने सोचा था कि उनमें ऐसी चट्टानें कभी बच ही नहीं सकती। ये बाइनरी सिस्टम अरबों साल पुराना है और अभी तक चट्टानी सामग्री का सफाया नहीं हुआ है। ये बच गया है। ये दो सूर्य के साथ हमारी चट्टानी ग्रह की खोज में एक बड़ा कदम है। ये सिस्टम इस बात का सबूत है कि बाइनरी स्टार सिस्टम में चट्टानी सामग्री है। ये एक संकेत है कि बाइनरी स्टार सिस्टम के आसपास चट्टानी ग्रह का निर्माण हो सकता है। संभावनाएं कम जरूर हैं, लेकिन ऐसा होना मुमकिन है। क्या इस प्रणाली में अभी भी कोई ग्रह हो सकता है? SDSS 1557 के पास अभी भी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। हमने उन्हें अभी तक नहीं देखा है, लेकिन वो वहां हो सकते हैं। तलाश जारी है एक चट्टानी ग्रह की जो दो स्टार्स की परिक्रमा कर रहा हो। तो हम में से उन लोगों के लिए जो टैटूइन की उम्मीद कर रहे हैं, वो डबल सनसेट वाला प्लैनेट, ये मलबे के क्षेत्र हमें उम्मीद देते हैं। हो सकता है कि बाइनरी सितारों के पास चट्टानी ग्रहों के निर्माण के लिए स्थितियां सही हों। मुझे लगता है ऐसा मुमकिन है। अब बड़ा सवाल ये है कि इसे ढूंढा कब जाएगा। एक एस्ट्रोनॉमर के तौर पर मेरे लिए ये बहुत रोमांचक समय है क्योंकि खोज होने वाली है। एक साइंस फिक्शन फैन के तौर पर भी ये एक रोमांचक समय है क्योंकि मैंने बचपन में जो पढ़ा था वो सच हो रहा है। लेकिन शायद सबसे बड़ी साई-फाई फैंटेसी हमारे बहुत करीब है, क्योंकि नए शोध कुछ आश्चर्यजनक सुझाव दे रहे हैं। हमारे अपने सूर्य का एक जुड़वां हो सकता है। – 2017 में एक नई स्टडी ने सूर्य के बारे में हमारी समझ पर सवाल खड़ा कर दिया। अब एस्ट्रोनॉमर्स तारों को बनाने वाले बादलों के अंदर देख सकते हैं, और कमाल की बात यह है कि ऐसे सबूत भी मिले हैं कि हर एक सूर्य जैसा तारा एक बाइनरी जोड़े से बनता है। वैज्ञानिक पर्सियस मॉलिक्यूलर क्लाउड को स्टडी कर रहे हैं, जो हमसे लगभग 750 लाइट ईयर्स दूर एक तारों की नर्सरी है जो हमारे सूर्य जैसे तारों से भरी हुई है। उनमें से कई बाइनरी सिस्टम्स की तरह हैं, जो सदियों या उससे अधिक अवधि से एक दूसरे के चारों ओर विशाल ऑर्बिट में यात्रा करते हैं। और ये सभी बाइनरी 5 लाख साल से कम उम्र के बच्चे हैं।
इन छोटे सिस्टम्स को समझने का एकमात्र तरीका यह है कि उन्होंने अकेले नहीं बल्कि एक जोड़ी में इस तरह से गठन किया। केवल आंकड़ों के आधार पर और बादलों को बनाने वाले इन तारों के अंदर क्या हो रहा है, इससे ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य एक जुड़वा के साथ बना हो। शायद 4.5 अरब साल पहले हमारा सूर्य एक जुड़वा भाई के साथ पैदा हुआ था। क्या वो जुड़वा अभी भी दूर के ऑर्बिट में है जिसे हमने नहीं देखा है? एक विचार था कि सूर्य का एक साथी हो सकता है जिसका नाम नेमेसिस रखा गया था, और यह चीज सौरमंडल में बहुत दूर, नेपच्यून से भी बहुत दूर परिक्रमा कर रही होगी। वैज्ञानिकों ने इस नेमेसिस स्टार की खोज की है, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। हमारे पास आसमान के टेलीस्कोपिक सर्वेज हैं, जिसमें इंफ्रारेड सर्वेज शामिल हैं, जिसमें ऐसे ऑब्जेक्ट बहुत ब्राइट नजर आते हैं, और हमने पूरे आकाश को कई बार देखा है और हमें कुछ भी नजर नहीं आया। सूर्य के सिबलिंग के साथ क्या हुआ, ये एक रहस्य है। तो 2 स्टार्स की जगह हमें एक स्टार कैसे मिल गया? ये ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पाए हैं। अगर वो हमारे पास ऑर्बिट में नहीं है तो वो बहुत पहले ही सिस्टम छोड़ चुका होगा। वक्त के साथ कुछ बाइनरी सितारे पास आते हैं, एक साथ रहते हैं और बाकी अलग हो जाते हैं या एक दूसरे को पूरी तरह खो देते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक वक्त पर हमारे सूर्य का एक ट्विन था जिसे निकाल दिया गया। हम ठीक से नहीं जानते कि हमारा सिबलिंग स्टार कब अलग हो गया। हो सकता है कि वो हमसे दूर गैलेक्सी की दूसरी तरफ मौजूद हो। लेकिन बाइनरी सिस्टम्स में हमने जो कुछ भी देखा है, उससे लगता है हम उसके बिना ही ठीक हैं। मैं हमारे सूर्य से ही बहुत खुश हूं, तो मैं ऐसी सोलर सिस्टम में रहना चाहूंगा। एक बाइनरी सनसेट बहुत खूबसूरत होगा, पर खूबसूरत तभी होगा जब आप जिंदा बचेंगे। और बाइनरी स्टार्स केवल मृत्यु और विनाश नहीं लाते हैं, वो रहने योग्य दुनिया वाले कई सिस्टम्स भी बना सकते हैं। हम अपने पर्यावरण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते कि ये ब्रह्मांड की बाकी जगहों के मुकाबले कैसा है। ऐसा लगता है कि हम बहुत लकी हैं। सूर्य बहुत स्थिर है, ये एक अकेला तारा है, हम चारों ओर इसके ऑर्बिट में हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसी जगह भी हो जो इससे बेहतर हो। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। ये निश्चित रूप से संभव है कि एक की जगह 2 तारे जीवन के लिए बेहतर हों, लेकिन जब तक हम इन एलियन दुनियाओं को नहीं खोज लेते, ये एक खुला प्रश्न रहेगा। ये कहना मुश्किल है कि हम लकी हैं या अनलकी, क्योंकि हम एक ही तारे को ऑर्बिट करने वाले ग्रह पर हैं। इन बाइनरी स्टार सिस्टम्स के मुकाबले ये सिस्टम शायद थोड़ा बोरिंग है। अगर खूबसूरत नजारे मिलेंगे तो हाँ, मैं बाइनरी स्टार सिस्टम में रहना जरूर चाहूंगा। जरा सोचिए, कोई एक सरकम बाइनरी प्लेनेट पर रह रहा है और उसे एक इकलौते स्टार का चक्कर लगाता पृथ्वी जैसा एक ग्रह मिल जाए। क्या वो सोचेंगे ये तो बहुत दिलचस्प है, उस ग्रह पर बस एक सनसेट होता है, वो कैसा दिखता होगा? वो शायद खुद से वही सवाल करेंगे जो हम अपने आप से कर रहे हैं। तो ये बस नजरिए की बात है। घास दूसरी तरफ ज्यादा हरी लगती है, यहाँ भी ऐसा ही है।